हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो लास्ट हमने जो देखा था प्लानिंग कमीशन के बारे में, योजना आयोग के बारे में, और इसके अलावा जो हम लोगों ने पढ़ा था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से जो है योजना आयोग ने 12 5 वर्षीय 5 ईयर प्लान्स बनाए थे और कैसे कैसे ये आगे लागू हुए। अगर कोई ये लेक्चर्स इंग्लिश में देखना चाहता है कि सर मुझे सारे लेक्चर इंग्लिश मीडियम के अंदर चाहिए, मैं हिंदी में नहीं देख सकता या देख सकती, तो अगर ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप लोग जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए। प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर आपको जो है जनरल स्टडीज का ऑप्शन मिलेगा, जनरल स्टडीज इंग्लिश मीडियम, वहां पर आप जो है फ्री लेक्चर्स जो है देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के। अगर आप लोग ये एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो फिर आपको ये ओनली एंड ओनली ऑप्शन है कि आपको हिंदी में ही लेक्चर्स मिलेंगे। तो आप ये कर सकते हैं अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि ये लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन बैंक का क्या बेनिफिट है। काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर क्वेश्चन बैंक से किस तरह से हमें बेनिफिट मिलेगा, क्वेश्चन बैंक कैसे हेल्प करेगा। ये मैं क्वेश्चन आपको 5 ईयर प्लान से रिलेटेड सारे सारे जो है पढ़ा दूंगा पूरा। उसके बाद आप लोग ये जाकर पढ़ सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं आगे मैं दिखा देता हूं आपको। पहले कोई उठा लेते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन देखिए कि एक एक क्वेश्चन जो है पूरा प्लान से रिलेटेड है, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन जो है कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, सारे क्वेश्चंस करना चाहते हैं। द प्लान्ड डेवलपमेंट मॉडल वाज अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम, भारत में नियोजन विकास मॉडल को अपनाया गया था। तो कब से अपनाया गया था, अभी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 1 अप्रैल 1951, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका 1 अप्रैल 1951, तो यहाँ पर ये ए सही होगा। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। और कई स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, लेकिन वो एक ही चीज से डरते हैं कि सर आप पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हो। तो बच्चों पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं, ऑनलाइन जमाना है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज है, आपका इतने बड़े लेवल के एग्जाम है आपके, तो आप 100-200 रुपीज के लिए क्या रुक रहे हो कि 100-200 रुपीज सर हम जो है प्रिंट निकलवाना पड़ेगा। जाकर 400-500 रुपए अगर प्रिंट पे लग भी गए 200-400, तो प्रिंट निकलवा लेना। और अगर किसी को स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप इस नंबर पर 9896160956 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं। क्योंकि क्वालिटी के साथ अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप कम भी पढ़ेंगे तो भी पास हो जाएंगे, कम भी पढ़ोगे तो भी पास हो जाओगे। ये याद रखना, एक एक मंत्र है आपके लिए, कम भी पढ़ो तो भी पास हो जाओगे। ठीक है। और चलिए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। और आज जो हम पूरा 5 ईयर प्लान है ये शुरू करने वाले हैं, और सारे आपको 12 5 ईयर प्लान एक ही वीडियो में करवा दिए जाएंगे। एक और डाउट है स्टूडेंट्स के माइंड में कि सर अगर आप ये नोट्स ही हमें प्रोवाइड करवा रहे हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां पे आप क्लिक करके इसको ये नोट्स आप ले सकते हैं। तो अगर आप ये नोट्स ही हमें प्रोवाइड करवा रहे हो तो हमें लेक्चर देखने की जरूरत है या नहीं है। बच्चों नोट्स आपको बोल बोल कर एक एक चीज नहीं बताएंगे कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया, आगे क्या पूछा जाएगा। पहली चीज, जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूं आपको वो कहां से मिलेगी। दूसरी चीज, नोट्स आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, शायद रेगुलरिटी बन पाएगी शायद नहीं बन पाएगी, लेकिन अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डेली आप वीडियो देखो, उसके बाद नोट्स से जाकर रिवाइज करो, तो आसानी से आप लोग ना सारी चीजें कवर कर पाएंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए पहला जो है, पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना, टाइम पीरियड क्या है 1951 से 1956 तक। तो योजना जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही थी, 1 अप्रैल 1951, और 31 मार्च 1956 तक योजना चल रही थी। ठीक, 5 साल की योजना यहाँ पर रही। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर ये कुछ फैक्ट हैं। उन्होंने कुछ लक्ष्य रखे थे, टारगेट, और उन्होंने क्या अचीव किया, प्राप्ति। और ये इससे संबंधित फैक्ट हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, कुछ तथ्य दे रखे हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या क्या जो है मेन ध्यान क्या दिया गया, शरणार्थियों का पुनर्वास। अब आपको पता है कि उस समय 1947 में आजाद हुए थे, और 1951 में योजना आ गई। तो जो कुछ पाकिस्तान से लोग भारत आए थे, तो उनको वो शरणार्थी थे, तो उनका पुनर्वास किया गया, उनको रहने के लिए रिहेबिलिटेट किया गया, उनको रहने के लिए जगह प्रोवाइड करवाई गई। तो पहला ये फैक्ट हो गया। कृषि क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया गया कि कृषि को विकास करना है। क्यों? क्योंकि भाई आजाद हो चुके हैं तो सबको खाना मुहैया करवाना है, अब खाना प्रोवाइड करवाना है, क्योंकि इसके बाद भूख, बेरोजगारी और ये बहुत कुछ जो फैलने वाला था। तो इसलिए कृषि क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया।
तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं का संतुलित प्रारंभ किया गया और विकास नीति जो उनके लिए बनाई गई। तो शरणार्थियों के पुनर्वास, कृषि क्षेत्र पर विकास, तो ये किस योजना के अंदर है? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना के अंदर है। लक्ष्य 2.1% रखा गया था और प्राप्ति जो है 3.6% की प्राप्ति यहाँ पर की गई थी। और इसके जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट देखिए, यह योजना हेरोड डोमर समृद्ध मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपसे, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो 51 से 56 तक। और यह किस मॉडल पर आधारित है? तो हेरोड डोमर समृद्ध मॉडल पर ये आधारित है। दूसरा, सामुदायिक विकास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी कि सामुदायिक विकास योजना, सबका जो सामुदायिक विकास हो सके तो उस जो योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। न्यूनतम समय में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, थोड़े समय में सबके लिए खाना मुहैया कराना, इसकी जो है इसका टारगेट रखा गया था। लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लघु एवं कुटीर उद्योगों का पुनरुद्धार किस योजना में किया गया। मैं अभी ये क्वेश्चन यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैंने अभी यहाँ पर देखा था कि लघु और कुटीर उद्योगों का जो किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, खादी एवं ग्रामोद्योग का पूछा गया, लघु और कुटीर उद्योग का नहीं पूछा गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक, समझ आ गया आपको कि किस तरह से क्वेश्चन बैंक हेल्प करता है, किस तरह से आपने चीजें याद रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। टारगेट क्या था? 2.1% और प्राप्ति क्या थी? 3.6%। मतलब ये योजना सक्सेसफुल रही। जो इसने टारगेट जो सोचा था वो अचीव कर लिया, हालांकि उससे ज्यादा इसने प्राप्ति की, तो ये सक्सेसफुल योजना थी। इसके बाद कोई काम अच्छा हो जाए तो दूसरी योजना आना तय था। दूसरी योजना आ गई भाई 1956 से 1961 तक। दूसरी योजना याद रहेगी। इसमें क्या दिया गया, क्या किया गया? आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास के ऊपर बल दिया गया। ठीक, आधारभूत और भारी उद्योग, हैवी इंडस्ट्री पर जोर दिया गया। तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया, मतलब एकदम से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि। मैंने भी आपको बताया कि जब आजाद हुए थे उस समय राष्ट्रीय आय क्या थी? 246.9, मतलब एवरेज 247 रुपीज जो है राष्ट्रीय आय थी। तो उसमें 25% की वृद्धि का इन्होंने टारगेट रखा था। और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, क्योंकि राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तभी बढ़ेगी जब सभी को रोजगार मिलेगा। अगर लोगों के पास रोजगार नहीं है तो राष्ट्रीय आय कहां से बढ़ा लेगी सरकार? तो एक ही चीज है, ये पूरा पॉइंट एक साथ पढ़ लो तो भी समझ आ जाएगा कि आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर, तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया। राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि जो है सोची गई और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन पर ध्यान दिया गया। इसका जो टारगेट था 4.50, 4.50% और 4.3% इसकी अचीवमेंट थी। अब थोड़ा सा जो टारगेट बड़ा ले लिया इन्होंने, अचीवमेंट थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी ठीक थी अचीवमेंट। किस मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें जो है राउरकेला ओडिशा के अंदर, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इस्पात क्षेत्रों की स्थापना की गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हैवी इंडस्ट्री पर जोर दिया गया था। तो दूसरे देशों की हेल्प से ये सारे यहाँ पर जो है ये इंडस्ट्रीज यहाँ पर जो है सेटअप की गई। आगे मैं आपको लेक्चर्स में बताऊंगा कि राउरकेला किसकी हेल्प से लगाया गया, भिलाई छत्तीसगढ़ किसकी हेल्प से लगाया गया। सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर सारी चीजें यहीं पर बता दूंगा तो इसका जो याद रखने वाला पॉइंट यहाँ पर है वो आपको याद नहीं रह पाएगा। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट करना चाहिए, लंच के टाइम पे लंच करना चाहिए और डिनर के टाइम पे ही डिनर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात को डिनर में परांठे खाकर सोया जाए, अच्छी हैबिट नहीं है। इस तरह से मैं भी आपको एक एक चीज जिस टाइम पे जरूरत है करवाऊंगा। अगर आप मेरे ये सारे लेक्चर्स फॉलो कर लेते हैं और इसके बाद आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता तो आप मुझे आकर कह सकते हैं कि सर मैंने सारे लेक्चर फॉलो किए थे, इसमें से मुझे क्वेश्चन नहीं मिले। हाँ, आपको क्वेश्चन मिले और आप अटेम्प्ट नहीं करके आए, आपने अटेम्प्ट गलत कर दिया तो वो फिर आपकी गलती थी। आपको जो है अगर ये सारे लेक्चर्स आप लोग देख पाते हैं, देख सकते हैं और देख लेते हैं मान लो, तो आपको जो है 80 to 90% इसी से सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, इसी से सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। बशर्ते ये है कि आप चीजों को रिवाइज करें, बार बार चीजों को याद रखें। नेक्स्ट देखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब उसमें कुछ टारगेट अचीव हुआ था
तो 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू कर दी गई। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वत स्फूर्त बनाने पर बल दिया गया कि अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बने, हम दूसरी कंट्रीज पर निर्भरता घटाएं। क्यों? क्योंकि पिछले प्लान में हमने दूसरी कंट्रीज से जो है उनके मतलब टेक्नोलॉजी से उनसे पैसे लेकर जो हैवी इंडस्ट्री सेटअप की थी। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि आत्मनिर्भर बना जाए, स्वत स्फूर्त बनने पर मतलब खुद पर बल दिया जाए। कृषि पर पुनः सर्वाधिक बल। पहले क्या किया इन्होंने, पहली योजना में कृषि पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, दूसरे पर हैवी इंडस्ट्री, कृषि इन्होंने जो है वैसे ही छोड़ दी। अब तीसरे पे इनको समझ आ गया कि अगर दूसरी कंट्रीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहेंगे तो हमारी जो है कंट्रीज की इकोनॉमी डाउन जा सकती है, अगर उन कंट्री ने मदद करना बंद कर दिया। तो फिर क्या किया इन्होंने, कृषि पर फिर से सर्वाधिक बल देना शुरू कर दिया और इस बार राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 5 वर्ष की वृद्धि रखी। उस समय क्या था, उन्होंने डायरेक्ट 25% कह दिया और यहाँ पर जो है प्रति वर्ष 5% मतलब टोटल 25% की वृद्धि भी यहाँ सेम ही है। ओके, टारगेट इन्होंने 5.6% बहुत बड़ा रख लिया, लेकिन ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया, हाफ में ही रह गया 2.8%। इसमें क्यों ये अचीव नहीं कर पाया, अभी हम इस वीडियो में जानेंगे, इस लेक्चर में जानेंगे और आप वो याद रखेंगे चीजें और आपको चीजें याद भी हो जाएंगी। ये वीडियो आप 2 बार देख लो, सारे फैक्ट आपके जो दिमाग में दही की माफिक जम जाएंगे, निकलेंगे नहीं, क्योंकि मेरा बोलने का तरीका, मेरा पढ़ाने का तरीका इस तरह का है कि आप 2 से 3 बार अगर देख लेते हैं तो आप चीजें भूलेंगे नहीं। अपने पेपर से पहले इन वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट से देख लीजिए सारी वीडियोस को, एक रात पहले या 2 रात पहले सारी चीजें रिवाइज कर लो, पेपर में साफ समझ आएगा कि इसका आंसर जीएस राय सर खुद बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल, जेएसएनडी के डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल तथा सुखमय चक्रवर्ती के आगत निर्गत मॉडल मतलब इनपुट आउटपुट मॉडल पर ये आधारित थी। तो ज्यादा जो है फोकस था वो सुखमय चक्रवर्ती के इनपुट आउटपुट मॉडल पर था, तो इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना को सुखमय चक्रवर्ती के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित भी मान लिया जाता है। तो ऑप्शन में आपको ये देखने को मिल सकता है। हालांकि इनका प्लान भी बीच में लिया गया था, जो 25% की वृद्धि थी वो पिछले प्लान की उठाई गई है। इनके भी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन थे वो भी लिए गए थे इसमें। खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना, ठीक है, क्योंकि फसलों पर जो है फिर से जोर दिया गया कृषि पर, तो खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना। विफलता के क्या क्या कारण थे वो देख लीजिए। पहले युद्ध हुआ चीन में, चीन भारत युद्ध 1962 पहला युद्ध हो गया। उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया 1965 में दूसरा। तीसरा क्या हुआ भाई, 1965 और 1966 में सूखा पड़ गया, बहुत ज्यादा सूखा हो गया, तो काफी जो है देश के राज्य जो है सूखे की चपेट में आ गए। तो ये जो टारगेट थे वो अचीव नहीं हो पाए। तो ये टारगेट अचीव होने ना होने के 3 कारण थे। पहला चीन युद्ध 1962, भारत चीन युद्ध था जो, दूसरा भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 और तीसरा 1965-66 का सूखा, ड्रॉट। अब इसमें युद्ध के कारण क्या हुआ, जो सरकार का जितना भी इकोनॉमी थी, जो पैसा था वो युद्ध में चला गया, पैसा तो वहां यूज हो गया, तो बाकी काम के लिए पैसा सरकार के पास बचा ही नहीं। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें कुछ नोट दिया गया है। वर्ष 1966-69 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई, इस अवधि को योजना अवकाश भी कहा गया। अब देखो ये जो योजना काम नहीं की इसने, तो इसके बाद क्या हो गया कि इनका दिल टूट गया। अब कोई काम आप कर रहे हो, अगर होता जाएगा तो आप नेक्स्ट डे भी करोगे, नेक्स्ट डे भी करोगे, नेक्स्ट डे भी करोगे, और अगर कोई काम ना हो तो क्या आपका दिल टूट जाता है भी यार ये काम हुआ तो नहीं, नेक्स्ट डे आप छोड़ दोगे। यही भारत सरकार के साथ हुआ, वही इनका दिल टूट गया, या फिर जो भी आप समझ सकते हो, जिस तरह से भी याद रखना चाहो, कि तीसरी योजना के बाद इनका जो है मन खराब हो गया और इन्होंने 3 वार्षिक योजनाएं लेकर आए। एक एक साल की 3 वार्षिक योजनाएं चलाई, एक एक साल की इन्होंने 3 योजनाएं चलाई, ताकि इकोनॉमी फिर से वापस बैक ट्रैक मतलब ट्रैक पे वापस आ जाए। ठीक है, और 1966 से 69 तक क्या बोला गया, योजना अवकाश मतलब योजनाओं की छुट्टी, योजनाएं छुट्टी पर चली गई। ठीक, अब इसके अलावा थोड़ा सा जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, जिसके लिए आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, वो चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 1 मिनट में थोड़ा सा ये हटा लूं ताकि आपको जो है अच्छे से चीजें मैं लिखवा दूं, ताकि आप नोट भी कर सकें, आप उनको फिर अच्छे से पढ़ सकें। अब देखिए तीसरे प्लान में 1964 के अंदर, 1964 में रूस के सहयोग से बोकारो, नाम याद रखना, बोकारो जो झारखंड में है वहां पर, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री,
एक उद्योग लगाया गया, एक इंडस्ट्री लगाएगी 1964 में, इसके सहयोग से, रूस के सहयोग से, इस प्लान के तहत। ठीक, 1964 में लगी, हालांकि ये बात दूसरे प्लान से शुरू हो गई थी, लगी कहां पर? 1964 में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है कहां पर? झारखंड में, ये भी आप याद रखेंगे। अब बीच में जो है एक एक साल की 3 योजनाएं चलाई गई, 1966 से 67, 67 से 68 और 1968 से 69, 3 योजनाएं। इस पहली जो है एक वर्षीय योजना के अंदर ये क्या लेकर आए? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको पता है इस हरित क्रांति ने कितना ज्यादा बदलाव ला दिया। मतलब लोग, हरित क्रांति के अगर फायदे बहुत हुए तो उसके नुकसान भी बहुत ज्यादा हुए। फायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी बहुत है। मेंस के पेपर में अगर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो उसमें जो है हरित क्रांति से संबंधित ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति के क्या क्या फायदे थे, क्या क्या नुकसान हुए। वो हम मेंस की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अब आपको बस इतना याद रखना है कि हरित क्रांति की शुरुआत पहली 1 वर्षीय योजना में हुई थी। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि हरित क्रांति की शुरुआत इस योजना में शुरू हुई, तो पहली 1 वर्षीय योजना में हुई, जो कि योजना अवकाश के अंतर्गत आती है। याद रहेगा, ये चीज बुक में यहां पर नहीं लिखी हुई है, तो यहां पर आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, फिर जो है 3 साल इन्होंने एक साल लिया और जो है इकोनॉमी फिर से वापस आ गई। अब इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, 3 साल हो गए, अब फिर से पंचवर्षीय योजना शुरू करते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना कब से लागू हुई? 1969 से 74। तो अब तक आपने कितनी पढ़ी? 1951 से 56 एक पहली, 56 से 61 दूसरी, 66, ठीक। तो यहां पर तीसरी, 3 यहां पर जो है फिर योजना अवकाश आ गया, 3 वार्षिक योजनाएं। अब चौथी यहां से 69 से 74, याद रहेगा आपको ये 69 से 74। यहां तक याद करना कोई मतलब टफ नहीं है, आसान हो गया। अब तो मैं याद करवा ही रहा हूं साथ साथ। तो चौथी पंचवर्षीय योजना लागू कर दी गई। अब इसमें क्या क्या फैक्ट है वो देख लीजिए। स्थिरता के साथ, मतलब स्टेबिलिटी के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में थे वही चीज यहां पर फिर से लेकर आ गए। और क्षेत्रीय असमानता में कमी। अब ये पॉइंट यहां पर क्यों लिखा हुआ है भाई? जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वहां पर हरित क्रांति आ गई। वहां के किसान लाखों करोड़ों रुपए कमाने लग गए। वहां के लोगों को अच्छा फूड मिलने लगा, गेहूं उत्तम जो किस्म के मिलने लगे। अब यहाँ के जो है ये तो बहुत अमीर होते चले गए। दूसरी साइड जहां पर ये हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, बंगाल, इसके अलावा मणिपुर, अदर स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट थी, जम्मू कश्मीर, वहां पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब क्षेत्रीय असमानता में कमी, समझ में आ रहा है ना चीजें? ये चीज कोई टीचर नहीं पढ़ाता, कोई इस तरह से ना ही तो आपको सोचने पे मजबूर करता है और ना ही आपको बताता है। वो सीधा आया, जो भी लेखा देखा समझा पढ़ाया और चल दिया। अब यहाँ पर आपको समझ आ रहा है ना कि क्षेत्रीय असमानता में कमी। पहले तो असमानता आई क्यों वो तो पता होना चाहिए, फिर क्षेत्रीय असमानता में कमी आई, उसको दूर करना इसका जो है मेन मोटो बन गया। संतुलित विकास पर जोर, मतलब इनको भी साथ में लेकर चलना है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश वालों को, जम्मू कश्मीर पर भी ध्यान देना है, बंगाल वालों पर भी ध्यान देना है, झारखंड वालों पर भी ध्यान देना है। औद्योगिकरण को बढ़ावा, इससे क्या होगा? जहां पर इंडस्ट्री लगी हुई है बंगाल के अंदर या और स्टेट्स में, उनको बढ़ावा। और उद्योगों पर विशेष बल, क्योंकि नौकरियां सिर्फ कृषि से नहीं आ सकती थी। अगर नौकरी दिलवानी लोगों को तो क्या करना पड़ेगा? उद्योगों पर विशेष बल देना पड़ेगा। तो इसका जो टारगेट 5.7%, मतलब पिछली योजना से भी इसने ऊपर रख लिया। अचीवमेंट 3.3%। फिर अचीवमेंट नहीं हो पाई जो चाहते थे। किस किस योजना पर आधारित है? गाडगिल योजना तथा ल्यूनेटिव के आगत निर्गत, इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित। इस समय में कुछ और जो है चेंजेस हुए थे। वो जो इंपॉर्टेंट क्या हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था हमारे पीएम के द्वारा। उस समय पे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। एक MRTP अधिनियम 1969 लाया गया। अब MRTP अधिनियम है क्या, अभी मैं आपको बताऊंगा। आगे देख लीजिए, प्रभावी तथा रोजगार गारंटी योजना EGS, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लाई गई, जिसका जो वर्ष 1972-73 से जो है प्रारंभ कर दी गई थी। इस योजना का समय ये है, तो 1972-73 से एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को लाया गया।
अब MRTP है क्या चीज, पहले इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, आधी चीजें समझ में आपको आ जाएंगी। मोनोपोलिस्टिक, आप नोट भी कर सकते हैं चीजें, एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। अब हिंदी में समझ लीजिए, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार अभ्यास अधिनियम, मतलब कोई इंडस्ट्री लग गई तो उसको एकाधिकार मिल जाएगा, क्योंकि अगर कोई इंडस्ट्री लगी है तो उसको फ्लरिश करने के लिए थोड़े साल चाहिए, उसको 10-15 साल चाहिए भाई, वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सके और अपनी मार्केट बना सके। तो इसलिए MRTP अधिनियम लाया गया, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव। मतलब अगर कोई एक इंडस्ट्री एक जगह पे लग गई तो दूसरी उस, मतलब एक एरिया डिसाइड किया गया कि उसके आसपास नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि उसकी मार्केट खराब हो जाएगी। इस तरह से अगर कंपटीशन करवा दिया जाएगा तो भारत देश पहले ही अभी गरीब है, इनके पास इतना पैसा नहीं कि इंडस्ट्री को आगे ले जा सकें, और अगर ऐसा ही कोई मतलब कंपटीशन शुरू हो गया तो चीजें गड़बड़ा जाएंगी। तो इसलिए MRTP एक्ट 1969 ये अधिनियम पास किया गया। समझ आया क्यों किया गया, कब किया गया? चौथी योजना के अंदर। MRTP के सामने आपसे पूछा जाएगा कि MRTP अधिनियम क्या है, कब लागू किया गया, क्यों लाया गया। ध्यान रखना, आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इसके अलावा जो यहां पर नहीं लिखा हुआ वो बता देता हूं। चौथी पंचवर्षीय योजना में और क्या क्या बदलाव हुए? ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर लाया गया, या फिर जिसको बोलते हैं श्वेत क्रांति। ठीक है, ये इसी समय पर लाई गई थी। पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 टू 79, निर्धनता उन्मूलन व आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अब गरीबी हटाओ, ये कई बार पूछ लिया जाता है। अब इसका टारगेट क्या है? निर्धनता उन्मूलन, मतलब गरीबी को हटाना है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर के अंदर, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो आपको पता होना चाहिए कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि इसका टारगेट ही है निर्धनता उन्मूलन व आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अब गरीबी हटेगी तो आर्थिक आत्मनिर्भरता भी हो जाएगी, अगर रोजगार मिलेगा तो आत्मनिर्भरता भी प्राप्त हो जाएगी। अब इस समय पे इन्होंने क्या किया, टारगेट छोटा रख लिया, 4.4%। भाई छोटा टारगेट देखा तो अचीव कर लिया, और टारगेट से अच्छा परफॉर्म किया। क्यों अच्छा परफॉर्म किया, कारण क्या है वो भी देख लो। भाई जब निर्धनता को हटा रहे हैं, अब यहां पर देखो, ये रोजगार गारंटी अधिनियम, रोजगार दे रहे हैं लोगों को, तो भाई लोगों के पास रोजगार होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो जो टारगेट्स आपने रखे हैं, लक्ष्य है, तो उनको प्राप्त तो आप लोग कर ही लोगे। अगर आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जो आपने टाइम टेबल सेट किया है या जो टाइम टेबल मैंने आपको सेट करके दिया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हो, 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे दिन में पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपके जो टारगेट्स है अचीव क्यों नहीं होंगे? जब सरकार ये काम कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए ये जो है इन्होंने अचीव कर लिया, भारत सरकार ने अचीवमेंट कर ली। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, सीधा पेपर में पूछा जाएगा, पहले ही बता चुका हूं। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रोग्राम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 प्रारंभ किया गया। मतलब कम से कम काम तो लोगों को प्रोवाइड करवाना ही करवाना है, पहला ये, और दूसरा काम के बदले अनाज। अगर किसी को सैलरी नहीं दे पाते, कृषि से संबंधित कोई काम है, तो भाई बंदा काम करेगा, या जो भी है XYZ काम करेगा, ह्यूमन बीइंग काम करेगा, उसको काम के बदले अनाज मिलेंगे, और वो अनाज से आटा बनाएगा और रोटी बनाएगा, और वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 में प्रारंभ किया गया। नोट कीजिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष अर्थात 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। अब आपके माइंड में आएगा कि यार सर सही तो चल रहा था सारा कुछ, फिर एक वर्ष पहले ही क्यों समाप्त कर दिया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो राजनीतिक अस्थिरता थी, मतलब पहले कांग्रेस की सरकार थी, बाद में जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो भाई पीएम बदल गया, पीएम बदल जाएंगे तो क्या होता है, आज के टाइम में जब पीएम बदलते हैं स्कीम्स के नाम चेंज कर दिए जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उनकी योजना ही बीच में बंद कर दी। ठीक, अब ये योजना रह गई 1974 से 78 तक। चीजों को ध्यान से समझते जाना,
पूरी चीजें मैं समझाऊंगा 1974 से 78 तक, याद रहेगा आपको। ओके, तो राजनीतिक अस्थिरता आ गई और इसके अलावा जो है आर्थिक संकट भी आ गया। अब राजनीति में चेंज हो रहे हैं तो आर्थिक संकट तो कह ही देते हैं कि आ ही गया फिर, तो ये यहाँ पर बीच में बंद होगी। अब इस सरकार ने क्या किया, जो नई सरकार आई, इन्होंने अपनी छठी पंचवर्षीय योजना लागू कर दी। इन्होंने 80 से 85, हालांकि जो इस सरकार ने, जनता पार्टी ने 1978 से 83 तक जो है योजना को रखा, लेकिन फिर से क्या हुआ, राजनीति चेंज हो गई, फिर से जो है कांग्रेस की सरकार बन गई और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 हो गई। तो आप ध्यान रखना, बस इतना याद रख लेना कि छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 हुई, लेकिन ये बनाई 2 बार गई। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम, जो इनको तैयार करने का कार्यक्रम 2 बार किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या जो है फैक्ट क्या है वो देख लीजिए। आधुनिकीकरण, अर्थव्यवस्था के विस्तार द्वारा गरीबी निवारण पर प्रत्यक्ष आक्रमण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय आदि। तो अब यहाँ पर जो है गरीबी निवारण हो गई थी, आत्मनिर्भरता की तरफ भी काम हो गया, अब मॉडर्नाइजेशन पर काम करने स्टार्ट हो गए। सामाजिक न्याय, अब लोगों को न्याय मिलना शुरू हो गया, अब खाना मिल गया तो अब किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो सामाजिक न्याय के लिए न्याय व्यवस्था की तरफ भी ध्यान देने लगे। सामाजिक न्याय, सभी को काम मिलना चाहिए, सभी को काम के बदले सेम रोजगार मिलना चाहिए, तो सामाजिक न्याय की तरफ भी ध्यान दिया जाने लगा। इसी तरह से आप देखते जाएंगे किस तरह से डेवलपमेंट होती गई। 1947 से आजाद होकर इस तरह से आप लोग जो प्रेजेंट, जिस समय में आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्रेजेंट में पहुंचे, सारी चीजें आपको अच्छे से करवाऊंगा मैं। टारगेट फिर बड़ा रख लिया 5.2% और 5.7% इन्होंने अचीव कर लिया। क्यों? क्योंकि अब पैसा आ गया, पैसा ने कृषि पर जोर दिया गया, इंडस्ट्री आ गई, लोगों को रोजगार मिलने लगा, तो टारगेट्स अचीव होने लगे। किस मॉडल पर आधारित है? आगत निर्गत मॉडल पर आधारित, इनपुट आउटपुट मॉडल पर बेस्ड है ये। फैक्ट, गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया, तभी अचीवमेंट हुई है। ग्रामीण बेरोजगारी के उन्मूलन से संबंधित अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम लॉन्च किए गए। सामाजिक न्याय, समझ आ रहा है कि ग्रामीण लोगों को भी रोजगार मिलना चाहिए, उनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की गई, देखिए। IRDP, NREP, TRYSEM, DWACRA, RLEGP। अब मन तो मेरा करता है कि आप लोगों को मैं बोल दूं कि इनको जाके गूगल पर सर्च कर लो, लेकिन आपसे मुझे इतनी उम्मीद नहीं है कि आप लोग ये काम करेंगे। सीधी सी बात है, मुंह पे बोल रहा हूं, आप लोगों से इतनी उम्मीद नहीं है कि आप लोग ये काम गूगल पे सर्च करेंगे। आप लोग कहेंगे कि सर्च छोड़ो, क्या करना है। तो इन योजनाओं का एक तो फुल फॉर्म एग्जामिनर पूछ लेता है, पहली चीज। उसको पता है कि आपने इकोनॉमी पढ़ी हुई है, इकोनॉमी के सिलेबस में ये चीजें हैं, तो वो फुल फॉर्म पूछ सकता है। दूसरी चीज, इनका लॉन्च ईयर, तो लॉन्च ईयर मैं आपको आगे बताऊंगा, अपकमिंग लेक्चर में, फुल फॉर्म अभी बता देता हूं। तो IRDP फुल फॉर्म क्या है? IRDP की इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप खुद इसको नोट डाउन करेंगे, अगर मैं लिखता हूं तो थोड़ा टाइम लगता है और लेक्चर और लंबा हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 1978 में। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि योजना तो छठी पंचवर्षीय योजना है, तो ये यहाँ पर लॉन्च किया गया, तो ये यहाँ क्यों लिखा हुआ है? तो भाई ये जो 1978, एक साल पहले खत्म कर दी थी योजना, ये उस सरकार ने लॉन्च किया था। ठीक, आगे देखेंगे NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, समझ आ गया आपको। तीसरा है ट्राइसेम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, समझ आया आपको? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट DWACRA, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, समझ आया? नेक्स्ट है RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो आई होप आपने ये सारी नोट कर ली होंगी, नहीं नोट की तो भाई वीडियो को थोड़ा बैक कर लो और नोट कर लो।
एग्जाम में पूछी जा सकती है, कई बार मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर एक आदि भी पता हो तो लग जाता है पता। और आप सोच रहे हैं कि सर एनआरईपी की वहां पे दिया ही होगा जो एनआरईपी के बारे में, तो भाई वो आपको चारों ही ऐसे देंगे जो एनआरई और पी से स्टार्ट हो रही होगी डेफिनेशन। तो अब सवारी अपने सम्मान की खुद जिम्मेवार है, मैंने आपको यहां तक बताना था, बता दिया है। ये योजनाएं लागू की गई। छठी योजना को 15 वर्षीय की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाया गया था। भाई ये जो छठी योजना थी इसको 15 वर्षीय की दीर्घ अवधि मतलब लंबी अवधि के लिए ध्यान में रखकर बनाया गया। ये सारे प्रोग्राम 5 साल में पूरे नहीं होने थे, ये आने वाले 15 सालों में पूरे होने थे। इस कारण से इसे पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी कहा जाता है। तो पर्सपेक्टिव प्लानिंग किस योजना के अंदर लाया गया? छठी पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में पहली बार अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लक्ष्य को शामिल किया गया कि अब अर्थव्यवस्था की मॉडर्नाइजेशन भी करनी है। समझ आई चीजें? इसमें नोट है वो कर लीजिए। नोट, छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार लागू की गई, पहले ही मैं बता चुका हूं। पहली बार जनता पार्टी के द्वारा 78-83 के लिए, दूसरी बार कांग्रेस सरकार के द्वारा 80 से 85 के लिए, और 1978 से 83 के लिए जो योजना बनाई गई थी उसको क्या नाम दिया गया था? अन्नव्रत योजना। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि अन्नव्रत योजना का टाइम पीरियड क्या था या ये कितने से कितने समय के लिए थी, तो भाई याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, मजाक नहीं चल रहा है। लेक्चर देखा देखा मिस कर दिया, नींद आ गई बंद कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। अन्नव्रत योजना का श्रेय गुलनार मिल्टन को दिया जाता है। बहुत बार पूछा गया कि गुलनार मिल्टन के द्वारा कौन सी योजना बनाई गई? छठी पंचवर्षीय योजना कौन सी? अन्नव्रत योजना। तो भाई 30 मिनट यहाँ पे हमारे पूरे हो गए हैं। तो आपकी हिदायत थी कि सर 30-30 मिनट के ही लेक्चर देने हैं, तो मैं वो हिदायत फॉलो कर रहा हूं। तो यहाँ पर टोटल जो है 12 5 ईयर प्लान थे, तो आप यहाँ पर 6 हो चुके हैं। नेक्स्ट 6 हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आपको चीजें समझ आई होंगी। समझ आई हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, और एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो वहां पर भी मुझे जरूर बताएं। और क्वेश्चन बैंक से जितनी हेल्प हो सके जरूर लें, क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें। वीडियो देखने के बाद, ये पढ़ने के बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ना भूलें। कोई भी एग्जाम में जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। क्वेश्चन बैंक के लिए आप लोग इन फोन नंबर पर मैसेज करके सारी डिटेल पता कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी तैयारी को जारी रखिए और रिवीजन जरूर करते रहिए। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट जरूर करना और आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारी चीजें जो है मिल जाएंगी आपकी तैयारी से संबंधित, जो आपको आज तक नहीं मिली है। धन्यवाद।